स्वागत है बच्चों जीडी साइंस के चैनल पे, जहाँ आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 6 साइंस फर्स्ट चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज दैट इज एयर वाटर एंड लैंड। तो इससे पहले भी हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा हुआ है, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज ऐसी चीज है जो हमें नेचर से मिलती है, जिसे हम मॉडिफाई करके या तो अपनी नीड के लिए उसे यूज करते या तो उसे रॉ मटेरियल के थ्रू ही क्या यूज करते। तो हम क्या करते हैं, इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो पहले यहाँ पे बोला गया व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती है। तो यहाँ पे बोला गया है नेचुरल रिसोर्सेज आर द रॉ मटेरियल्स एंड सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट वी यूज, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज वो रॉ मटेरियल होती है या तो एक एनर्जी का सोर्स होती है जो कि क्या हम यूज करते हैं। और बाद में वहाँ यहाँ पे क्या दिया गया, इनके एग्जाम्पल्स दिए गए जो कि क्या है, पेट्रोल, मेटल्स, सॉइल, सैंड, विंड, वाटर एंड एवरीथिंग इन बिटवीन आर नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी हो गया, एयर वाटर लैंड हो गया, देन नेक्स्ट आपका पेट्रोल हो गया, नॉट एयर वाटर, जो भी हो गया, ये सब क्या होते हैं, आपके नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। देन नेक्स्ट you can see that some things in the picture are in water, some on land and some in the sky, that is in the air। यानी कि अगर आप इन पिक्चर को देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या पता चलेगा, कुछ जो चीजें वो आपकी पानी में, कुछ आपके लैंड यानी कि जमीन पे, और कुछ क्या है आपके स्काई में। thus all things on the earth are associated with air, water and land. Air, water and land are called the earth atmosphere, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर रेस्पेक्टिवली। और इसी के साथ जो हर एक चीज यहाँ पे रह रही है वो किससे, अर्थ के एटमोस्फियर से एसोसिएटेड है, जिसे हम ऑल्सो क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर एंड स्फीयर का मतलब होता है बॉल। तो जब भी हम हाइड्रोस्फीयर की बात कर रहे होते हैं तो हम किसकी बात कर रहे होते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ, यानी कि अर्थ पे कितना पानी प्रेजेंट है उसकी बात हम कर रहे होते हैं जब हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर, एंड स्फीयर का मतलब क्या होता है, बॉल। देन नेक्स्ट आपका लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है, लिथोस्फीयर यानी लिथो का मीन्स होता है स्टोन, एंड स्फीयर का मीन्स क्या होता है हमारा जो भी राउंड, स्पीयर का मतलब हो जाएगा आपका राउंड शेप। तो नेक्स्ट अगर आप लिथोस्फीयर को यहाँ पे देखोगे तो वो क्या होता है, आपका क्रस्ट और अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल को हम लोग क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। या तो आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, लिथोस्फीयर दिखाई दे रहा है। देन नेक्स्ट है moreover different living things occupy these three spheres of the earth. These living things and the part of the lithosphere, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर विच दे ऑक्यूपाई आर टुगेदर कॉल्ड द बायोस्फीयर। और जो भी लिविंग थिंग्स इन चीज़ों को ऑक्यूपाई कर रही है, जैसे कि हम जानते हैं पानी में मछलियाँ रहती है, ज़मीन पे एनिमल्स हो गए, हम रहते हैं, और ऑफकोर्स जो स्काई होगा, स्काई में हम बर्ड्स को देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें कोई ना कोई स्फीयर हर एक लिविंग थिंग से ऑक्यूपाई की गई है। और जो भी चीज़ें यहाँ पे रह रही है वो एटमोस्फियर की भी पार्ट है, और साथ ही साथ जो भी चीज़ें वहाँ पे रह रही है उन्हें हम टुगेदर क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब क्या, एक ऐसा रीजन जिसमें क्या लाइफ एग्जिस्ट है, या जहाँ पे लिविंग थिंग्स होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर में आपका क्या क्या आ जाता है, सारी चीजें आ जाती है, आपके प्लांट्स आ जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, देन एनिमल्स आ जाएंगे, हम आ जाएंगे, ये सारी चीजें बायोस्फीयर में रहती है। ऐसी चीजें जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट है उसे हम क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर बोलते हैं। दिस स्फीयर्स हैव फॉर्म्ड ऑन द अर्थ नेचुरली, वी हैव लर्न ऑल दिस इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड्स। यानी कि ये सारे जो स्फीयर्स है, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ये सारी चीजें अर्थ पे नेचुरली फॉर्म हुई है, और ये आपने आपके पिछले स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई है। तो ये सारी चीजें, इनका फॉर्मेशन कैसा था, ये आपने आपके पहले यानी कि 5th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा हुआ है, और अभी हम यहाँ पे उसके बारे में और देख रहे हैं। देन नेक्स्ट है यहाँ पे, द एटमोस्फियर इज अ लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ। यानी कि एटमोस्फियर क्या होता है, एटमोस्फियर क्या होता है, एक लेयर होता है एयर का जो क्या करता है, अर्थ को सराउंड करता है। यानी कि अर्थ के चारों ओर जो लेयर है उसे हम क्या बोलते हैं, एटमोस्फियर बोलते हैं। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो ये जो हमें यहाँ पे लेयर दिख रही है, ये क्या है, अर्थ का एटमोस्फियर है। द सरफेस ऑफ द अर्थ कंप्राइजेस वाटर एंड लैंड, दैट इज द हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। यानी कि जो अर्थ का सरफेस होता है, ये क्या हो गया आपका अर्थ का सरफेस, जो कि किससे कंप्राइज, जो कि किससे बना हुआ है, एक तो वाटर और दूसरा की लैंड। यानी कि अगर हम अर्थ को देखते हैं तो जो हमें ब्लू पार्ट दिखता है वो क्या होता है, हमारा वाटर होता है, और जो हमें यहाँ पे ग्रीन पार्ट दिख रहा है
वो क्या है हमारा लैंड है। और सिंपली यहाँ पे क्या बोला गया है, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है आपका, हाइड्रोस्फीयर यानी कि क्या वाटर, और लिथोस्फीयर यानी कि क्या लैंड। देन नेक्स्ट है ऑफ दिस द हाइड्रोस्फीयर occupies a much larger part than the lithosphere यानी कि हाइड्रोस्फीयर। अगर हम इस पिक्चर को भी देखेंगे तो हमें समझेगा कि जो अर्थ है, अर्थ पे सबसे ज्यादा किसका कंप्राइज, कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, तो वो कौन है, हाइड्रोस्फीयर। यानी कि अर्थ पे वाटर का जो अमाउंट है वो सबसे ज्यादा है, किससे, तो वो लैंड से। और अगर यहाँ पे आपको क्या बोला है, जो फिगर 1.2 है वो क्या दिखा रहा है कि टोटल वाटर कितना है अर्थ पर, टोटल लैंड कितना है। तो अगर आप आपके टेक्स्ट बुक में फिगर 1.2 देखोगे तो आपको समझेगा जो अर्थ का एरिया है उस पर टोटल 71% आपका वाटर है और 29% क्या है आपका लैंड है। देन नेक्स्ट वी ऑल्सो लुक अपॉन दिस नेचुरल components in solid, liquid and gaseous form as resources. In other words, we use them to fulfill our requirement. Let us now study all these three components in detail. यानी कि अब जब हम इन नेचुरल कंपोनेंट्स को देखेंगे वो किस फॉर्म में होते हैं, वो सॉलिड के फॉर्म में होते हैं, लिक्विड के फॉर्म में होते हैं और गैस के फॉर्म में होते हैं। सॉलिड क्या हो गया आपका लैंड हो गया, लिक्विड वाटर हो गया और गैस क्या हो गया आपका एयर हो गया। और ये सारी चीजें रिसोर्सेज को हम यूज करते हैं किसके लिए, तो हमारी रिक्वायरमेंट्स, हमारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं। और इसी चैप्टर में हम पढ़ने वाले उन 3 कंपोनेंट्स के बारे में जो कि क्या है आपके एयर, वाटर एंड लैंड। ये 3 कंपोनेंट्स हम उन्हें क्यों यूज करते, किस लिए यूज करते, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम फर्स्ट पहले स्टार्ट करते। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, हमें पूछा गया व्हाट आर द 5 लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर के 5 लेयर्स कौन से। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको पता चलेगा ये क्या है, अर्थ का एटमॉस्फेयर है जिसमें सबसे पहले आपका क्या आएगा, ट्रोपोस्फियर। देन ट्रोपोस्फियर के ऊपर ये लेयर तो नहीं है, बट ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में क्या आता है आपका ओजोन लेयर आता है। देन ट्रोपोस्फियर के बाद क्या आएगा आपका स्ट्रेटोस्फियर, देन मीजोस्फियर, देन थर्मोस्फियर, और यही मीजोस्फियर और थर्मोस्फियर के बीच में भी आपका आइनोस्फियर भी रहता है, एंड देन एक्सोस्फियर। तो ये क्या हो गया आपके अर्थ के 5 लेयर्स हो गए। देन नेक्स्ट क्या है यहाँ पे एयर, यानी कि उन 3 कंपोनेंट्स में पहला भी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एयर पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे बोला गया द एयर इन द एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ कंटेन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, 6 inherent gases, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। यानी कि जो भी एयर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, जो भी एयर आपके एटमॉस्फेयर में अर्थ में, उनमें क्या चीजें रहती है, तो उनमें आपका क्या पहला क्या रहता है, नाइट्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, 6 इनहेरेंट गैसेस। इनहेरेंट गैसेस यानी कि क्या, ऐसे गैसेस जो नॉन रिएक्टिव होते हैं, वो किसी के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं करते, वो रिएक्ट नहीं करते। देन दूसरा क्या आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स रहते हैं, ये सारी चीजें आपके एयर में प्रेजेंट रहती है। द ट्रोपोस्फियर कंटेन अबाउट 80% ऑफ द टोटल मासेस ऑफ द गैस इन द एयर। यानी कि जो आपका ट्रोपोस्फियर का लेयर होता है, जो अर्थ के ऊपर सबसे पहला लेयर हमें दिख रहा है ट्रोपोस्फियर का, तो इसका टोटल मास इसमें कितना रहता है गैसेस का, तो वो 80% रहता है। यानी कि सबसे ज्यादा गैसेस ऑफ जो गैसेस प्रेजेंट रहते हैं वो कहाँ पे आपका प्रेजेंट रहेगा, ट्रोपोस्फियर में प्रेजेंट रहता है। व्हाइल दिस प्रोपोर्शन इज अबाउट 90% इन द स्ट्रेटोस्फियर। और ये जो प्रोपोर्शन है जब आप ऊपर जाओगे तो ये कम होते जाता है। यानी कि जो टोटल मास जो मास रहता है गैसेस का, वो आप जैसे जैसे ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर के ऊपर जाते जाओगे, ये जो प्रोपोर्शन है वो क्या होते जाता है, आपका कम होते जाता है। यानी कि जो गैसेस रहते हैं, जो भी एयर रहता है, वो आपको ज्यादा नहीं मिलेगा हायर एल्टीट्यूड पे, यानी कि हायर हाइट पे, ऊंची जगह पे ये जो प्रोपोर्शन है वो आपको कम मिलेगा। तो स्ट्रेटोस्फियर में ये पोर्शन कितना है आपका 19% है, यानी कि बहुत ही ज्यादा कम हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देन नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है फर्दर इन द mesosphere and ionosphere the proportion of mass of gases goes on decreasing. Gases are not found in the exosphere and beyond. तो यहाँ पे आपको सेम वही चीज बताई गई है कि जैसे जैसे आप स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर के ऊपर जाते जाओगे तो ये जो गैसेज है, मास है गैसेज का, ये क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। डिक्रीज का मतलब क्या होता है, कम होना। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ये जो भी गैसेज है ये
कम होते जाएंगे, और जैसे ही आप एग्जोस्फीयर में पहुंच जाओगे तो वहां पे आपको कोई भी गैसेस नहीं मिलेंगी, यानी कि वहां पे गैसेस मिलती ही नहीं है। यहाँ पे आपको बोला गया है गैसेस आर नॉट फाउंड इन द एग्जोस्फीयर एंड बियॉन्ड, यानी कि एग्जोस्फीयर के ऊपर और एग्जोस्फीयर में भी आपको क्या कोई भी गैसेस नहीं देखने मिलेगी। और देन आपको यहाँ पे क्या बोला था, आइनोस्फीयर में भी क्या होता है, ये गैसेस डिक्रीज होते जाते हैं, यानी कि यहाँ पे आपका आइनोस्फीयर रहता है जहाँ पे जो गैसेस रहेंगे वो रहेंगे बट बहुत ही ज्यादा कम रहते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, जो एयर रहता है एटमोस्फेयर में उसमें क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं, तो उसमें आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सिक्स इनहेरिट गैसेस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा एक्सेट्रा क्या उसमें प्रेजेंट रहते हैं। एंड देन नेक्स्ट हमने देखा कि अर्थ के जो एटमोस्फेयर के जो लेयर्स होते हैं उसमें जो टोटल मास होता है गैस का वो कैसे कम होते जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा जो गैस का मास रहता है वो कहाँ पे रहता है, ट्रोपोस्फियर में। एंड देन स्ट्रेटोस्फियर में वो कितना हो जाता है, 19% हो जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा कम हो जाता है। एंड देन मीजोस्फियर, आइनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर में जो ये प्रोपोर्शन है ये कई ज्यादा कम हो जाता है। एंड फाइनली जब हम एक्सोस्फियर और एक्सोस्फियर के ऊपर जाएंगे तो ये गैसेस हमें मिलेंगे भी नहीं, यानी कि वहां पे जो एयर है वो नहीं फाइंड किया जाता है। देन नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, यू कैन सी दैट एयर इज अ मिक्सचर ऑफ several gases and is the chief constituent of the earth atmosphere. Beside these gases, air also contain water vapor and dust particle. Then again आपको यहाँ पे यही बोला गया है कि जो एयर होते हैं ये several gases, अलग अलग गैसेस के मिक्सचर होते हैं। जैसे कि अब भी आपने देखा कि एयर में आपका कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड देन आपका ऑक्सीजन, ये सारी चीजें प्रेजेंट रहती है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें एयर जो गैसेज है और एयर क्या है उसी चीज का मिक्सचर है। और बाद में आपको बोला गया कि इन गैसेस को छोड़ के एयर में और क्या रहता है, तो वो होते हैं आपके वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल, यानी कि एयर में सिर्फ गैसेस ही नहीं है, गैसेस के मिक्सचर ही नहीं है बट ऑल्सो वहां पे क्या है, वाटर वेपर भी है एंड उसके साथ साथ क्या है आपके डस्ट पार्टिकल्स भी है। The amount of the gases in the air is the greatest near the surface and decreases as we go higher and higher from the surface. Then again यहाँ पे वही बात आपको बताई गई है कि जो एयर रहता है वो आपके सरफेस के वहां पे क्या रहेगा, ग्रेटेस्ट रहेगा, यानी कि जो एयर रहेगा वो लैंड पे सबसे ज्यादा रहता है। बट आप जैसे हायर एल्टीट्यूड यानी कि हायर एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है आपका, जैसे ही आप एल्टीट्यूड का मतलब हाइट होता है, तो आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे, जैसे जैसे आप हायर एल्टीट्यूड्स पे जाओगे तो ये जो प्रोपोर्शन है ये कम होते जाएगा। जैसे कि हमने देखा था कि एग्जोस्फीयर के बाद एयर वहां पे गैसेस फाउंड ही नहीं किए जाते, तो वैसे सेम एयर का भी है। एयर आपके सरफेस पे यानी कि जो नीचे का सरफेस रहेगा वहां पे ज्यादा रहेगा और जैसे जैसे ऊपर जाओगे वो क्या कम होते जाएगा। एंड देन नेक्स्ट यहाँ पे बोला है दैट इज एयर बिकम रेयरर एट द हायर एल्टीट्यूड, यानी कि हायर एल्टीट्यूड पे एयर दिखता ही नहीं है, एयर होते ही नहीं है। देन नेक्स्ट है द प्रोपोर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर एंड सम ऑफ देयर यूजेस आर गिवन हियर, यानी कि अब यहाँ पे क्या दिया है, एयर के जो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं और उसके यूजेस, उन्हें हम यूज किस लिए करते हैं वो क्या यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 1.3 तो यहाँ पे आपको क्या दिख रही है, एक चार्ट दिख रही है जिसको क्या हम देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हमें किसका प्रोपोर्शन दिख रहा है, तो वो होता है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन कितने प्रोपोर्शन में, तो वो है आपका 78%। देन नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना परसेंट है यहाँ पे 21%। नेक्स्ट आर्गन कितना है 0.9 एंड अदर कॉन्स्टेंट कितने हैं 0.07 एंड कार्बन डाइऑक्साइड आपका 0.03% यहाँ पे है। देन नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या दिया गया, सम यूजेस, यानी कि जो गैसेस के यूजेस होते हैं वो भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो पहला क्या था आपका नाइट्रोजन, जो हमने देखा था वो पाई चार्ट में कितना प्रोपोर्शन ले रहा था, तो वो आपका 78% ले रहा था। तो पहला है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के यूजेस क्या होते हैं, तो यहाँ पे आपको बोला गया है helps living things to build the necessary proteins. It is useful in the production of ammonia and in airtight packaging of foodstuff. यानी कि नाइट्रोजन हमें कहाँ यूज होता है, जब लिविंग थिंग्स को प्रोटीन बिल्डअप करने के लिए वो यूज आते हैं। एंड देन नेक्स्ट वो कब यूज होते हैं, अमोनिया के प्रोडक्शन के लिए नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। एंड देन नेक्स्ट एयरटाइट पैकेजिंग, यानी कि फूड स्टफ, जो पैकेज
फूड स्टफ होते हैं उन्हें पैक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, नाइट्रोजन का यूज करते हैं। तो पहला हमने यूज किसका देखा, नाइट्रोजन का देखा, जो कि क्या किस लिए यूज होता है, पहला तो प्रोटीन बिल्ड करने के लिए, दूसरा अमोनिया के प्रोडक्शन के लिए यानी कि अमोनिया को बनाने के लिए, एंड देन नेक्स्ट फूड स्टफ को पैकेजिंग करने के लिए। देन नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो यूजेज है वो सबको बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, यानी कि हमें ब्रीथ सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन इन लिविंग थिंग्स एंड फॉर कंबशन, यानी कि रेस्पिरेशन करने के लिए और कंबशन। कंबशन अगर कोई भी चीज जल रही है उसे हम क्या बोलते हैं, कंबशन बोलते हैं। तो किस वजह से पॉसिबल है, तो वो ऑक्सीजन की वजह से पॉसिबल होती है। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज क्यों होता है, तो यहाँ पे आपको बोला गया प्लांट यूज इट फॉर प्रोड्यूसिंग देयर फूड यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को किस लिए यूज करते हैं, उनका खाना बनाने के लिए। जैसे कि हमें खाना बनाना रहता है तो हम क्या यूज करते हैं, वेजिटेबल्स यूज करते हैं, वैसे ही प्लांट्स को उनका खाना बनाने के लिए वो क्या यूज करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। और उसका यूज कहाँ पे होता है, फायर एक्सटिंग्विशर में होता है। यानी कि अगर आपके स्कूल में आपने देखा होगा तो आपको यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर्स देखने को मिलते होंगे, यानी कि वो कुछ ऐसे दिखते हैं। अगर कहीं पे भी आग लग गई तो उसे बुझाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो हम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। देन नेक्स्ट है यहाँ पे आर्गन। आर्गन का यूज क्यों होता है, तो यहाँ पे आपको बोला गया यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स, यानी कि आर्गन का यूज कहाँ पे होता है, आपके इलेक्ट्रिक बल्ब में होता है। ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं इसमें आपका किसका यूज होता है, आर्गन का यूज होता है। देन नेक्स्ट है हीलियम। हीलियम का यूज क्यों होता है, यूज फॉर ऑब्टेनिंग लो टेम्परेचर एंड ऑल्सो फॉर जनरेटिंग लिफ्ट इन एयरशिप, यानी कि हीलियम को लो टेम्परेचर बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, हीलियम का यूज किया जाता है। और किस लिए, लिफ्ट बनाने के लिए, एयरशिप में लिफ्ट बनाने के लिए हीलियम्स का यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट है नियॉन। नियॉन का यूज क्या होता है, यूज इन डेकोरेटिव लाइट एंड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग, यानी कि नियॉन का यूजेज अगर कोई आपको पूछता है तो आप क्या बोलोगे, वो कहाँ यूज होते हैं, तो आपके डेकोरेटिव लाइट्स और स्ट्रीट लाइट में यूज होते हैं। यानी कि अगर आपने देखा होगा तो नियॉन लाइट्स ऐसे होते हैं जो हम डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं। तो ये क्या हो गया, आपके नियॉन के यूजेस हो गए। देन नेक्स्ट है क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन के यूज क्यों होते हैं, यूज इन फ्लोरेसेंट ट्यूब, यानी कि फ्लोरेसेंट ट्यूब में क्रिप्टॉन के यूज होते हैं। ये क्या हो गया, आपका फ्लोरेसेंट ट्यूब हो गया। देन नेक्स्ट है जेनॉन। जेनॉन का यूज क्यों होता है, यूज इन फ्लैश फोटोग्राफी, यानी कि फोटोग्राफी करते हैं जो फ्लैश होता है उसमें किसका यूज होता है, आपका जेनॉन का यूज होता है। तो ये क्या हो गए, जो गैसेस एयर में प्रेजेंट रहते हैं उनके यूजेस। सबसे पहला क्या था, नाइट्रोजन, जो किस लिए यूज होता था, प्रोटीन बिल्ड करने के लिए। एंड देन नेक्स्ट प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया और एयर टाइट पैकेजिंग के लिए। और उसके बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का यूज किस लिए था, रेस्पिरेशन। एंड देन नेक्स्ट कंबशन। देन कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किस लिए होता था, प्लांट अपना खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। एंड देन नेक्स्ट फायर एक्सटिंग्विशर्स में। नेक्स्ट क्या था आपका आर्गन। आर्गन का यूज कहाँ होता था, इलेक्ट्रिक बल्ब में। हीलियम का किस लिए यूज होता था, लो टेम्परेचर और लिफ्ट जनरेट करने के लिए, वो किस में, एयरशिप्स में। देन नेक्स्ट है यहाँ पे आपका नियॉन। नियॉन किस लिए यूज करते थे हम, डेकोरेटिव लाइट और स्ट्रीट लाइटिंग में। क्रिप्टॉन आपका फ्लोरेसेंट ट्यूब में, यानी कि जो ट्यूब लाइट्स होते हैं उसमें हम क्या इसका यूज करते हैं। एंड देन नेक्स्ट क्या था आपका जेनॉन। जेनॉन आपका फ्लैश फोटोग्राफी में यूज होता था। देन नेक्स्ट है यहाँ पे एयर पोल्यूशन, यानी कि अभी तक हमने क्या पढ़ा, एयर के बारे में पढ़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे, एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या होता है, यानी कि एयर की क्वालिटी जब गंदी हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूशन बोलते हैं। और वो करता कौन है, कुछ जो कॉजेज होते हैं वो नेचुरल होते हैं और कुछ क्या होते हैं, वो मैन मेड होते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, एयर को गंदा करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें बोला गया है व्हाट इज द सिमिलैरिटी इन द 3 पिक्चर्स बिलो। आपको यहाँ पे 3 पिक्चर्स दी गई है जिन्हें कि आपको ऑब्जर्व करना है। देन आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि इन तीनों पिक्चर में सिमिलर क्या है। तो अगर आप तीनों पिक्चर्स को देखोगे तो आपको क्या पता चला, यहाँ से जो फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है। देन अगेन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ट्रैफिक है, और ट्रैफिक में भी हमें क्या दिख रहा है, जो गाड़ी से क्या आपके जो स्मोक निकला है। देन नेक्स्ट यहाँ पे भी जहाँ पे क्या निकल रहा है, आपको स्मोक निकल रहा है। तो ये सारी चीजें कर क्या रही है, तो ये सारी चीजें आपके एयर को पोल्यूट कर रही है, यानी कि एयर पोल्यूशन कर रही है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है ऑल द अबव पिक्चर शो लार्ज स्केल इमिशन ऑफ स्मोक थ्रू डिफरेंट एजेंसीज, यानी
यानी कि जितनी भी पिक्चर्स है इसमें हमें क्या दिख रहा है, जो स्मोक है वो कहीं ज्यादा इमिशन उनका हो रहा है, और जो कि कहाँ से हो रहा है, अलग अलग एजेंसी से हो रहे हैं। जैसे कि पहला आपका फैक्ट्री था, दूसरा आपके व्हीकल्स हो गए, और तीसरा हमें यहाँ पे फॉरेस्ट फायर टाइप का कुछ दिख रहा है। दिस स्मोक डायरेक्टली मिक्सेस विद द एटमॉस्फेयर डिस्टर्बिंग बैलेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर। और ये जो चीजें होती है, चीजें नहीं, जो स्मोक होती है वो क्या होती है, एयर से मिक्स हो जाती है, डायरेक्टली मिक्स होती है, और क्या होता है, ये उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को डिस्टर्ब करती है, जिसके वजह से क्या होते हैं, उनके बीच में बैलेंस खराब होता है, और फिर क्या होते हैं, उसी की वजह से एयर जो होता है वो पोल्यूट होता है, और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूशन बोलते हैं। This is called air pollution. Harmful gases are given out through combustion of fuels in vehicles and in big industries, and also through incomplete combustion of fuels like wood and coal. As a result, air pollution is increasing day by day. यानी कि यहाँ पे आपको क्या बोला गया कि harmful gases, जितने भी harmful gases होते हैं जो फैक्ट्रीज से निकल रहे हैं, आपके व्हीकल से निकल रहे हैं, या फॉरेस्ट फायर से हो गए, ये जो भी चीजें हो गए, इनके वजह से क्या होता है, ये एयर में जाते, एयर के कॉन्स्टेंट से मिक्स होते हैं, जिसके वजह से बैलेंस खराब होता है, आपका एयर पोल्यूशन होता है। और जो हार्मफुल सब्सटेंस निकल रहे कंबंशन के थ्रू, व्हीकल से, इंडस्ट्री से, ये सारी चीजें क्या करती है, एयर पोल्यूशन करती है, और इन्हीं के वजह से एयर पोल्यूशन जो है वो डे बाय डे क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है, यानी कि डे बाय डे वो बढ़ते जा रहा है। देन नेक्स्ट यहाँ पे आपको बोला गया है हार्मफुल सब्सटेंस रिलीज इन एयर थ्रू कंबंशन ऑफ फ्यूल्स। तो यहाँ पे आपको कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस के बारे में बताया गया है जो फ्यूल्स के कंबशन, फ्यूल्स के जलने के वजह से बनते, जिनका नाम क्या है, पहला तो है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, देन क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सूद। तो ये सब क्या है, आपके हार्मफुल सब्सटेंसेस है जो कि क्या होते हैं, एयर में रिलीज होते हैं थ्रू किसके, आपके इमिशन से, जो भी स्मोक से बनते, ये सारी चीजें क्या करते हैं, एयर पोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे आपको उन चीजों के नाम दिए गए हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे आपको बोला गया ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले। तो यहाँ पे आपको बोला गया ओजोन लेयर द प्रोटेक्टिव शेल, यानी कि ये ओजोन लेयर को प्रोटेक्टिव शेल क्यों बोला गया, ओजोन लेयर ऐसा क्या करता है हमारे लिए कि उसे एक नेम टैग दिया गया जो कि क्या है, प्रोटेक्टिव शेल। तो यहाँ पे आपको बोला गया देयर इज अ लेयर ऑफ ओजोन O3 गैस इन द लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फियर, यानी कि एक लेयर है ओजोन का जो कि कहाँ है, स्ट्रेटोस्फियर के नीचे। यानी कि जब हम 5 लेयर्स देख रहे थे तो हमने वहां पे देखा था, हमें वहां पे ओजोन लेयर दिख रहा था, यानी कि यहाँ पे अगर आप स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर के बीच में देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ओजोन लेयर दिख रहा है। ये क्या होता है, आपका ओजोन लेयर होता है। तो ये ओजोन लेयर को प्रोटेक्टिव लेयर्स क्यों बोलते हैं, तो यहाँ पे आपको बोला गया ओजोन गैस is not directly useful for survival of living things, yet it is very important for living things to have this layer of ozone at high altitude around the earth। यानी कि आपको यहाँ पे बोला गया कि ओजोन गैस डायरेक्टली यूजफुल तो नहीं है, किसके लिए, लिविंग थिंग्स के सर्वाइवल के लिए, बट वो क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिविंग थिंग्स के लिए कि ये ओजोन लेयर हायर एल्टीट्यूड पे अर्थ को क्या करे, सराउंड करके रहे। तो ऐसा क्यों है कि जो ओजोन लेयर है वो हमें डायरेक्टली यूजफुल तो नहीं है, बट वो हमारे लिए कैसे यूजफुल है, और वो क्यों क्या है, प्रोटेक्टिव शेल क्यों है। तो यहाँ पे आपको बोला गया द अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन आर वेरी हार्मफुल फॉर लिविंग थिंग्स, द ओजोन गैस absorb these layers, as a result life on earth is protected। यानी कि यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो अल्ट्रावायलेट रेज जो कि कहाँ जाती है, सन से आती है, वो लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है, और इन्हीं चीज़ों को जो ओजोन लेयर होता है वो क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके वजह से जो भी लाइफ है अर्थ पे वो क्या होती है, प्रोटेक्ट होती है। और इसी के वजह से जो ओजोन है वो हमारे लिए यूजफुल है और ऑफकोर्स इम्पॉर्टेंट भी है, और इसी के वजह से ओजोन को क्या बोला गया, प्रोटेक्टिव शेल बोला गया। किस लिए बोला गया, क्योंकि वो क्या करती है, यूवी रेज को एब्जॉर्ब करती है जो कि क्या हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। द ओजोन लेयर इज डिस्ट्रॉयड इफ केमिकल गैसेस
like carbon tetrachloride or chlorofluorocarbons are used in air conditioners and refrigerators mixed with the air. और जो ओजोन लेयर है, ऐसा नहीं है कि ओजोन लेयर हमेशा रहेगा, ओजोन लेयर भी क्या हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। और उस चीज को डिस्ट्रॉय कौन करता है, तो वो होते हैं केमिकल गैसेस जिनका नाम क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि कहाँ यूज होते हैं, वो हमारे एयर कंडीशनर यानी कि एसी, एंड देन नेक्स्ट क्या है आपका रेफ्रिजरेटर, यानी कि जो भी आपके घर पे फ्रिज है, इनमें से निकलने वाले गैसेस ओजोन के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है और वो क्या करते हैं, ओजोन को डिस्ट्रॉय करते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट डेट बताया गया है, जो कि क्या है, द 16th of September is celebrated as Ozone Protection Day all over the world to make everyone aware of the importance of ओजोन। यानी कि 16th of September, 16 सितंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, ओजोन प्रोटेक्शन डे हम क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और किस लिए करते हैं, ताकि हम क्या कर सके, ओजोन के बारे में सबको बता सके और ओजोन को हम कैसे डिस्ट्रॉय होने से बचा सकते हैं, इसकी अवेयरनेस फैलाते। और वो किस लिए, क्योंकि ओजोन डिस्ट्रॉय ना हो इस वजह से। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे डू यू नो, यानी कि क्या आपको पता है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक मुंबई, पुणे और नागपुर, boards are displayed at places of heavy traffic to show the proportion of the various constituents of the air at that place. Due to this board we can see the amount of harmful elements in the air। यानी कि अगर मुंबई और पुणे नागपुर कहीं कहीं आपने भी देखा होगा, जो ऐसे बोर्ड्स दिखाई देते हैं जहाँ पे हमें क्या दिखते हैं, जो भी एयर में कांस्टेंट प्रेजेंट रहते हैं या हार्मफुल एलिमेंट्स रहते हैं, उनके क्या यहाँ पे नंबर्स बताए गए रहते हैं, जिसके वजह से क्या हम इन हार्मफुल एलिमेंट्स को देख सकते हैं वो एयर में कितने ज्यादा प्रेजेंट है। तो ये आपको इजीली, अगर आप जहाँ पे रहते हो, अगर आप इन बोर्ड्स को देखते हो तो उन्हें देखकर आप क्या कर सकते हो, समझ सकते हो कि एयर में कितने ज्यादा हार्मफुल एलिमेंट प्रेजेंट है। और इसी की तरह क्या होता है, आपका फर्स्ट पार्ट यानी कि एयर वाला पार्ट फिनिश होता है, और बाकी के जो नेक्स्ट है आपका वाटर एंड लैंड, ये क्या हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।